एलनाबाद का महासंग्राम में आपका स्वागत है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन की शुक्रवार को आखिरी तारीख है। इनेलो ने उम्मीदवार तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके उम्मीदवार ने अब तक नामांकन नहीं किया है। वहीं हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए पवन बेनीवाल को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया है, लेकिन उन्होंने भी अब तक नामांकन नहीं किया। इधर एलनाबाद से बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने आज पूरे लाव लश्कर के साथ एसडीएम ऑफिस पहुंचकर न सिर्फ अपना नामांकन दाखिल किया है, बल्कि जीत का भी दावा किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस विषय पर हम बात करेंगे, पूरी राजनीतिक बिसातों और समीकरणों को समझने का वहां पर प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एलनाबाद उपचुनाव में नामांकन के लिए सिर्फ एक दिन बाकी है, यानी जो उम्मीदवार एलनाबाद में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है उसे हर हाल में शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल करना होगा। इस बीच एलनाबाद से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार गोविंद कांडा ने गुरुवार को पूरे लाव लश्कर के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी उम्मीदवार और समाजसेवी गोविंद कांडा ने नामांकन दाखिल करने से पहले श्री बाबा ताराजी कुटिया में जाकर आशीर्वाद लिया और फिर अपने हजारों समर्थकों के काफिले के साथ एसडीएम कार्यालय की तरफ रवाना हुए। इस दौरान सड़कों पर कई किलोमीटर तक गोविंद कांडा के समर्थकों के काफिले में सैकड़ों गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आई। सिरसा से लेकर एलनाबाद तक पूरे मार्ग को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर गोविंद कांडा ने एलनाबाद में कमल खिलने का दावा किया। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये विकास का मुद्दा है और 17 साल के बाद यहाँ पे काम आएगा और सभी चाहते हैं कि एक समाज सेवी आए और एलनाबाद में कमल खिलेगा। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के नामांकन दाखिल करने पर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विजय संकल्प का आशीर्वाद लेकर एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्री गोविंद कांडा जी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। गोविंद जी को ढेरों शुभकामनाएं। इस चुनाव में आप विजयी रथ पर सवार हो और भाजपा के सबका साथ सबका विकास के विजन को आगे बढ़ाएं। नामांकन के दौरान सिरसा विधायक और गोविंद कांडा के बड़े भाई गोपाल कांडा के साथ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, प्रदेश के खेल मंत्री संदीप सिंह, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, चुनाव प्रभारी सुभाष बराला, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह भी शामिल हुए। इस बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी एलनाबाद में गोविंद कांडा की जीत का दावा किया। के समाज सेवी को जो एक संत महात्मा की कुटिया में रहकर जिन्होंने 4000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं, ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एलनाबाद उपचुनाव के प्रभारी सुभाष बराला भी एलनाबाद में कमल खिलाने के लिए दृढ़ संकल्प दिखे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये लोग चाहते हैं कि सरकार के अंदर इनकी भागीदारी हो, इनका अपना विधायक हो और वो विधायक केवल बड़ी बड़ी बातें करके और हवाई भाषणबाजी वाला ना हो। स्थानीय स्तर पे विधायक के नाते जो इश्यू होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो लगातार इनके मुद्दे उठाए, ये इच्छा एलनाबाद की जनता की और वो काम हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा बहुत अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। अभय सिंह चौटाला को बहुत लंबे समय तक उन्होंने देखा है, वो विपक्ष में भी रहे तब भी उन्होंने देखा है, उन्होंने सरकार जब उन लोगों की थी, चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तब भी उनका राज देखा है। तो ये जो एक अलग से इस प्रकार की फीलिंग वहां के लोगों के मन की है, इस प्रकार की इच्छा वहां के लोगों के मन की है, मैं समझता हूं इस इच्छा के चलते भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में कांडा जी वहां से बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाले। वहीं सिरसा से बीजेपी की सांसद सुनीता दुग्गल ने भी एलनाबाद में इस बार कमल खिलने का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इसलिए इस चुनाव में उनकी छवि रंग लाएगी और जीत पक्की होगी। मुख्यमंत्री जी ने
हमारी गठबंधन की जो सरकार है पिछले 2 सालों में काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 सालों में काम किया है। बिना किसी भेदभाव के हर विधानसभा के अंदर हम उन विकास के मुद्दों को लेकर जो है वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और जिस तरह की समाज सेवा जो है वो हमारे गोविंद कांडा जी ने जो है वो की है, वो करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों का गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो यहां से जीत दर्ज करेगा। एक तरफ गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने एलनाबाद उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलते हुए बीजेपी से कांग्रेस में गए पवन बेनीवाल को टिकट थमा दिया। उधर अभय चौटाला को पहले ही इनेलो अपना उम्मीदवार बना चुकी है, यानी एलनाबाद में इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ इनेलो पुराने उम्मीदवार को ही मैदान में उतार चुकी है, तो कांग्रेस ने बीजेपी से पाला बदलकर आने वाले को टिकट दिया है। लेकिन बीजेपी के पास युवा, समाजसेवी और जमीन से जुड़ा हुआ उम्मीदवार है, जो न सिर्फ जनता के दिलों में अपना घर बना सकता है, बल्कि कोरोना काल के दौरान लोगों की गई सेवा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो राजनीतिक बिसाते बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन किस तरह से पूरा चुनाव आगे बढ़ेगा, उनकी समीकरणें किस तरीके से बनेंगी, सुलझेंगी, इस विषय पर हम बात करेंगे। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे कराऊं। हमारे साथ आनंद बियानी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओंकार सिंह, इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वंदना पोपली जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अशोक चौहान जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। और महेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। आनंद बियानी जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। बिल्कुल लास्ट तक वेट एंड वॉच की स्थिति बनाकर रखी है, क्या समझा जाए? क्या वाकई इंतजार किया जा रहा था, या अंदर खाने ही इतनी बहसबाजी चल रही थी कि किसे चुने किसे ना चुने? कांग्रेस बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश की मेन पार्टी है। जब भी उम्मीदवारों को चयन करते हैं तो कुछ सोच समझ के किया जाता है। सारी परिस्थितियों को वाच करने के बाद आज हमने आगे डिक्लेयर किया है और बहुत सोच समझ के डिक्लेयर किया है। आज पवन बेनीवाल जो है आज की डेट से ही 150% इलेक्शन जीत चुका है, क्योंकि जो स्थिति आज भाजपा के प्रत्याशी की रही, जब चुनाव का नॉमिनेशन भरने गए उस वक्त किसानों ने डटकर विरोध किया। मतलब इससे बिल्कुल क्लियर है कि एक तो भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था और आज हलोपा पार्टी को बिना छोड़े वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हलोपा पार्टी के होते हुए उस पार्टी को बिना छोड़े बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही उन्हें 7,000 टिकट दे दी। इसका मतलब जेजेपी नहीं, ये तो सर आपने भी किया ना, ये तो आपने भी किया। आपने इससे क्या अजूबा किया? आपने इससे क्या अलग किया? क्यों नहीं किया? अरे वो तो कल अलोपा छोड़ी नहीं और बिना छोड़े बीजेपी ज्वाइन की और उन्होंने ना सर, ऐसे थोड़ी ना चलता है सर, ऐसे ना ऐसे नहीं चलता सर, ऐसे नहीं चलता। राजनीति में अगर एक उंगली दूसरी तरफ उठाएंगे तो सर 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। ऐसा नहीं चलता कि बढ़िया बढ़िया तो गप गप कर जाएंगे, कड़वा कड़वा थू थू करेंगे। ऐसा है मेरे भाई, ये चैनल कांडा जी का जो होगा उसको निष्पक्ष डिबेट करना। सर निष्पक्ष डिबेट कर रहा हूं मैं बिल्कुल निष्पक्ष डिबेट कर रहा हूं। मैं निष्पक्ष डिबेट कर रहा हूं। आपके पास अपने बात रखने के लिए तर्क नहीं है, आपके पास अपने बात रखने के लिए तर्क नहीं है, तो आप इन मुद्दों से डिबेट को हटा नहीं सकते हैं। आप पहले थोड़ा सा पढ़िए, आप पहले थोड़ा सा पढ़िए, राजनीतिक समीकरणों को देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा पवन बेनीवाल जी का इतिहास पढ़कर आइए, फिर आकर बात कीजिएगा इस बारे में। ऐसे मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पहले आप अपना नाम बता दें क्या है। मेरा नाम केशव कुमार है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पढ़कर आएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। भाई केशव कुमार जी, मैंने सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप पवन बेनीवाल की अगर ये बात करते हैं तो उनकी खुद की स्थिति क्या है कांडा जी की, उनको बताने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअलिटी पर आइए ना सर, आप इंडिविजुअलिटी पर आइए। आपकी पार्टी क्या मुद्दे लेकर जा रही है ये बताइए मुझे। केशव जी, एक तो इंडिविजुअल किसी के ऊपर कोई बात न करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बात मुद्दे पर होगी सर, बात मुद्दे पर होगी, और इसलिए मैं मुद्दा पूछ रहा हूं आपसे। पता क्या, किसी के मैं मुद्दा पूछ रहा हूं आपसे, मतलब कुल मिलाकर बात इतनी ही है ना, कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपको एलनाबाद की जनता के सामने भी जाकर यही करना है जो आप डिबेट पर कर रहे हैं।
इलाहाबाद की जनता के सामने हम अपने आप मुझे 5 मुद्दे बताइए। कांग्रेस पार्टी जिन 5 मुद्दों पर इलाहाबाद में जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाएगी, आप मुझे 5 मुद्दे गिनवाइए सर। पहले आप बताते हैं वो किस बात पे जाएंगे। मैं तो क्लियर बताता हूं, 11 बार INLD का वहां पे विधायक था, वहां पर कितने विकास किए वो आपको पता है। सरसा में कांडा जी विधायक रहे और बीजेपी को शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। सरसा में कितने विकास किए वो भी गिना दीजिए। और उसके बाद में वहां पर मेन जो समस्या है, सेम की समस्या है इलाहाबाद के अंदर। सेम की समस्या के अंदर चोपटा के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नाला बनवाया और उसके बाद में वहां पे महिला कॉलेज हमने बनवाया, वहां पे न्यायपालिका नई हमने बनवाई, बस अड्डा वहां पे नया हमने बनवाया, OBC जो पुल जो है रेलवे का अंडरग्राउंड पुल वो हमने पास किया। सरसा से लेकर पिछले साल से और इतना सब कुछ होने के बाद भी कैंडिडेट इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कैंडिडेट इंपोर्ट करने पड़े। चिंता मत करो, इंपोर्ट नहीं किया है। हमारे पास पवन बेनीवाल ने किसानों के लिए त्याग पत्र दिया। चलती सरकार में कोई त्याग पत्र नहीं देता, चलती सरकार में वही त्याग पत्र देता है जो किसानों के हित की बात करेगा। और आज हमने बड़ा सोच समझ के कैंडिडेट उतारा है। ठीक है, मैं वंदना जी के पास आता हूं। मैं वंदना जी के पास आता हूं इन सवालों को लेकर। की डिमांड जब्त होने वाली है। मैं वंदना जी के पास आता हूं। वैसे आनंद जी, ये पुराना फॉर्मूला हो चुका है, जनता इस बात को समझती है कि जब अपने जवाब नहीं हो तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाने शुरू कर दो। मैंने आपसे मुद्दे पूछे हैं, आप मुद्दे मुझे तक नहीं गिनवा पाए हैं। आपके पॉजिटिव मुद्दे क्या होंगे वो मैंने पूछे थे। उन्होंने क्या बुरा किया ये मेरे मुद्दे नहीं थे। उन्होंने क्या बुरा किया ये मेरा सवाल नहीं था। आप क्या पूछकर जनता के सामने वोट मांगने के लिए जाएंगे ये मेरा सवाल था। मुद्दे आप नहीं गिनवा पाए। कोई बात नहीं, वंदना जी के पास मैं आता हूं। वंदना जी अपनी बात रखिए। देखिए, अभी मैं आनंद बयानी जी को सुन रही थी, लगता है घर से ही मिलाकर आए हैं, तो यहाँ पर सारा का सारा अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मुझे नहीं मालूम चैनल किसका है, लेकिन तमाम तरह के पीछे सवालों का सामना हर एक प्रवक्ता ने करा है, मैं इस चीज को मानती हूँ। और बहुत सारे जो लोग हैं वो आके धन्यवाद भी करते रहे कि बहुत सारे ऐसे जो मुद्दे हैं वो उठाता रहा ये चैनल, लेकिन पता नहीं किस बात में तिलमिलाए हुए मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पर चैनल को भी बचाव नहीं कर रही, ना मैं अपना बचाव कर रही हूँ। मैं तो आनंद बयानी जी का जो तरीका है उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सोच समझ कर अपना कैंडिडेट चुना है। अब वो कैसा सोचा समझा होगा ये तो मुझे लगता है पूरे हरियाणा की जनता को मालूम है कि अंदर की जो उनकी लड़ाई होगी वो किस तरह से निकल कर उन्होंने एक नाम चुना। हालांकि वो बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बाहर से। भाई साहब आपके बीच में नहीं बोली थी, भाई साहब आपके बीच में नहीं बोली थी, और अगर आप इस तरह करेंगे तो एक शब्द और नहीं बोलने दूंगी आपको मैं। आप नहीं बोलेंगे बीच में, आपके बीच में नहीं बोली थी मैं। तो समझाएंगे साहब क्या जवाब। आनंद जी, डिबेट की मर्यादा को आप बनाकर रखिए। डिबेट की मर्यादा को आप बनाकर रखिए। डिबेट की मर्यादा को आप बनाकर रखिए। आप अपने आप को लोकतंत्र की सबसे बड़ी मैं समझा रहा हूँ। वंदना जी मैं समझाता हूँ। ऐसा होता था नहीं, एक बात सुन लीजिए, बचपन में ऐसे होता था, मास्टर जी आते ही डांटने लग जाते थे तो हम सोचते थे कि जरूर घर में ना बीवी से लड़कर आए हैं। तो जो बहुत सोच समझ के जो आपने नाम चूज किया उसमें जो लड़ाई होगी ना वो यहाँ आपने घर की लड़ाई यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं? कांग्रेस में आपस में लड़ाई होती होगी उसकी यहाँ पर आप बात सुनिए ना, बात सुनिए। कैंडिडेट है तभी तो खड़ा किया है। अरे कैंडिडेट है तभी तो खड़ा किया है। सिंबल पर है, बिल्कुल आपको सुनना ही चाहिए। ये तरीका भी है और एक तमीज भी है कि आपको सुनना चाहिए। सबसे पहले आपने यहाँ पर ये भी कहा कि हमने जमीन से जुड़े लोगों जो व्यक्ति है उसको खड़ा किया। हम बहुत सारी बातें आप अपने जो के लिए बोल रहे थे, तो हमने आपके जमीन से जुड़े प्रत्याशी पहले भी देखे। आप बहुत सारे प्रश्न मेरे प्रत्याशी पर लगा रहे हैं, मेरी पार्टी के प्रत्याशी पर लगा रहे हैं, पर क्या वो भूल गए जब जींद में आपने एक प्रेजेंट एमएलए को खड़ा किया था तब ये प्रश्न नहीं उठता था कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। एक दूसरे एरिया में जो विधायक है उसको चुने हुए विधायक को आपने दूसरी जगह खड़ा किया, तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो आप पर ही लगता है। उसका जवाब आप दे दीजिए कि आपके पास उस समय कैंडिडेट नहीं था। और हमने एक जमीन से जुड़े व्यक्ति को खड़ा किया है जो उस एरिया की प्रॉब्लम को जानता है। वो एक सामाजिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है। साथ के साथ जब वो यहाँ पर अभी विधायक नहीं बना है तो अभी इतने सारे काम कर रहा है, तो आगे जब सरकार का साथ मिलेगा तो कितने ज्यादा काम वहां पर होंगे। तो ये जो जोश है ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, इलाहाबाद की जनता में भी है कि एक उनको ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जो वकील बनकर विधानसभा में उनकी आवाज को उठाएगा और साथ के साथ डबल इंजन की सरकार
सरकार ने जो इलाहाबाद को शामिल करवा के जिसमें सालों से कहीं ना कहीं कोशिश की गई उसको पीछा रखने की, हालांकि हमने बहुत कोशिश की कि हम जो विकास की बयार है वहां पर बढ़ा सके, लेकिन कभी अभय सिंह चौटाला जी ने विधानसभा में खड़े होकर इलाहाबाद के लिए प्रश्न ही नहीं उठाया। यहाँ पर अभी आप कह रहे थे कि बहुत सारे कार्य हमने करवाए हैं, और अब जब आपने बहुत सारे, आपकी तो सरकार रह चुकी है 10 साल के लिए, बहुत सारे कार्य अगर आपने करवाए थे कांग्रेस ने, तो लगातार आप बाहर क्यों रहे? उसका जवाब भी आपको देना चाहिए। मैं उन विषयों पर भी आऊंगा, डिबेट जैसे आगे बढ़ेगी उन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे। ओंकार सिंह जी लोकदल के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। ओंकार जी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं सर? क्योंकि वो मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ने लगा है प्रदेश के अंदर, जब नेताओं से लेकर आम आदमी तक ये सवाल पूछ रहा है कि अभय चौटाला जी ने जब इस्तीफा दिया था तो अब चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, तब में और अब में क्या कुछ बदलाव आया? ओंकार सिंह जी। केशव जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है। अगर मेरे भाई आनंद बयानी ने ये इल्जाम लगाया कि ये किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष का चैनल है, सर मैं भी टिप्पणी कर सकता था, मैं भी टिप्पणी कर सकता था सर उनके ऊपर, लेकिन मेरा पत्रकारिता का धर्म मुझे करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन मैं सावन के एल्डे को सब कुछ हरा ही हरा दिखता है, बस इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप रखिए अपनी बात सर। नहीं, मैं केशव जी इतना कहना चाहता हूँ, हमारे लिए सभी चैनल जो हमारे पास जनता तक पहुंचाते हैं उनके हम ऋणी हैं। दूसरा बात है मुद्दों की बात, तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ दोनों विपक्षी पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई, और कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेगी, इनके भी नहीं छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेगी, इनके भी नहीं में हड़बड़ी मछली। ओंकार जी, आपके साउंड के साथ थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, हम क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार उसे दुरुस्त करता हूं, फिर मैं वापस आपके पास सीधे लौट कर आता हूं। ओंकार जी, तब तक मैं अशोक चौहान जी आपके पास आता हूं। ये जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं सर, एक त्रिकोणीय मुकाबला तो जाहिर तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और भाजपा, प्रमुखता इन्हीं तीनों दलों को देखा जाएगा। तो क्या कांग्रेस और लोकदल इन दोनों का जब वोट डिवीजन होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने की उम्मीदें जो हैं वो इस बार चुनावी समीकरण के हिसाब से दिखाई दे रही हैं? क्या कुछ आपका आंकलन है? देखिएगा केशव जी, हर पार्टी है जो अपने कैंडिडेट खड़ा करती है वो उसका इंटरनल मैटर होता है ना। वो जिसको अच्छा समझती है, जिसको सोचती है कि ये उस पार्टी के लिए और एरिया के लिए अच्छा होगा, वो सही है। रहा ये कि अभी 2 दिन पहले ज्वाइन करा फिर वो आ गया, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो वहां की पब्लिक उसको देखेगी कि कहाँ क्या है। भाई 2 दिन के आदमी को मैं कुछ खूबियां देखी होंगी तभी तो जो है पार्टी ने उसको अपना जो है कैंडिडेट बनाया। अच्छा, रहा कांग्रेस का, कांग्रेस ने भी भाजपा से आए हुए को बनाया है, इसमें क्या बात आएगी। अब रही क्या नाम है इनेलो की, इनेलो के कैंडिडेट अभय जी पहले भी थे और अभय चौटाला को इनेलो ने फिर अपना दोबारा से अपना जो है कैंडिडेट बना के इलाहाबाद में उतारा है। अब यह है कि उन्होंने रिजाइन दिया, रिजाइन कैसे दिया वो तो उसमें तहमे जाने की जरूरत नहीं, सबको मालूम है। किसान आंदोलन के इसमें होकर दिया, इसके बाद में दोबारा फिर आ रहे हैं, अपना जो है फिर मैदान में आएंगे और अपना जो है फिर अपना चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस के कि 11 बार वो क्या नाम इनेलो रही है, उधर से अपना जो रहा है कैंडिडेट वो कोई काम नहीं करा पाया। काम नहीं करा पाया, वो 11 बार कैसे जीत गया यही नहीं समझ में आ रहा। चलो अच्छी बात है। उसके बाद में जैसे कि अभी कांग्रेस भी है मैदान में, इनेलो भी है और भाजपा भी है, त्रिकोणीय संघर्ष है। सीट एक है, संघर्ष त्रिकोणीय है और इसके बाद में जो है कांग्रेस भी अपना जरूर करेगी, जितना भी जो भी उसका एफर्ट्स होते हैं। इधर इनेलो है, इनेलो कैंडिडेट भी करेगा। जो भाजपा मतलब लोकदल के कैंडिडेट को मजबूत मान रहे हैं आप, क्योंकि लंबे समय से पारंपरिक सीट एक तरीके से रही है। 11 बार बताया जा रहा है कि 11 बार से वो एमएलए वहां से होता रहा है इनेलो। ठीक है। तो जो इस तरह के जो कुछ लोगों को देखो, ये नेशनल मुद्दों पे चुनाव नहीं आएगा, ये आएगा लोकल मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे जिनको बोलते हैं। स्थानीय मुद्दों में ज्यादातर जो उस एरिया में जो प्रॉब्लम है, उनको कौन उनको निपटा सकता है, कौन वो कर सकता है। तो इसमें रूलिंग वाला जो होता है झुकाव उस साइड में चला जाता है। ठीक है। ओंकार जी, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा और चौहान साहब जो कह रहे हैं उसके ऊपर भी अगर कोई रिएक्शन आप देना चाहें तो। ओंकार जी।
केशव जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे विकास का मुद्दा, हमारा मुद्दा क्या होगा? बीजेपी तो कहते हैं ना विकास का मुद्दा होगा, इनका विकास नहीं विनाश का मुद्दा है। आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, कोरोना मृत्यु, शिक्षा, कितने ही मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार, एनडीसी, रजिस्ट्री समस्या, कितने ही मुद्दे हैं जिसमें ये सरकार फेल है। और सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में है किसान आंदोलन। ये जो चुनाव होगा इस मुद्दे पर होगा कि किसान कृषि बिल जायज है या नाजायज है। ये किसान बनाम सरकार चुनाव है। आप ये देखना, दोनों प्रत्याशी जो उधार के आए हैं ना, थाली के बैंगन जो होते हैं कभी इधर कभी उधर, ये राजनीति की परिभाषा बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजनीति स्वच्छ है हरियाणा की। ये थाली के बैंगन अपनी जमानत भी बचा नहीं पाएंगे। यहाँ पे 11 बार नालों का प्रत्याशी जीता है और इस बार रिकॉर्ड मतों से प्रत्याशी जीतेगा। और जहां तक मेरे भाई अभी अशोक जी कह रहे थे लोकल मुद्दों पर चुनाव होगा, मैं सहमत हूं। लोकल मुद्दों के साथ साथ इस बात पर चुनाव होगा कि कृषि बिल क्या ठीक है, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की मांग जायज है, ये मुद्दे मेन होंगे। ये बीजेपी सरकार जो बार बार किसानों को उचकाकर उनको भड़काना चाहती है, दंगे करवाना चाहती है। आज भी हमारे अंबाला जिले में नारायणगढ़ में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी किसी बीजेपी के व्यक्ति ने। एक व्यक्ति बहुत सख्त घायल इस वक्त हॉस्पिटल में है। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज ठीक है गोविंद कांडा जी बीजेपी से उम्मीदवार बन गए, लेकिन ये पार्टी जो है ये दंगे करवाने की कोशिश करती है, किसानों को किसानों से लड़वाने की कोशिश करती है। ओंकार जी, आज जनता ओंकार जी बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं आपसे। नहीं है ओंकार जी, बहुत छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा आपसे। चुनाव से पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी उपचुनाव की, तो अभय चौटाला जी ने कहा था कि भाजपा का कोई भी उम्मीदवार जब यहां पर आएगा तो उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी गाड़ियों से इलाके में घूमकर दिखाए, अपना चुनाव प्रचार करवा कर दिखाए। वो धमकी थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी, कुछ शरारती तत्व जो हैं वो भाजपा की गाड़ियों को, उनकी प्रचार सामग्रियों को रोक रहे हैं। और कई जगह से तो ऐसी भी रिपोर्टिंग आई है कि भाजपा की प्रचार सामग्रियों को बाकायदा आग के हवाले भी किया गया है। तो क्या समझा जाए सर ये? केशव जी, भाजपा और जजपा की एलनाबादी नहीं, पूरे हरियाणा में बताइए कौन से गांव में जा सकते हैं? एक गांव का नाम बता दीजिए। मैं आपसे ही पूछता हूं, कोई एक गांव, एक जिले का नाम बताइए जहां इनका विरोध नहीं हो रहा। अरे इनको तो सरकार, इनको तो जनता ने। ओंकार जी, आप क्या इस बात का समर्थन कर रहे हैं? ओंकार जी, क्या आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि लोकतंत्र के अंदर कोई सत्तारूढ़ दल का व्यक्ति जो है वो गांव तक भी नहीं जा पा रहा है? वैसे ऐसी ग्राउंड रियलिटी ये है नहीं, लेकिन फिर भी क्या ये समर्थन करने के लिए बात जायज है? ये इनकी करनी भरनी है। ये कृषि बिल आज वापिस ले ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दे, किसान इनका फूलों से स्वागत करेंगे। ये करनी भरनी है और यही करनी भरनी है। इनको गांव में घुसने तक नहीं दे रहे। ठीक है, मैं वंदना जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं महेंद्र जी के पास आऊंगा। मैं ठीक है, मैं जवाब लेता हूं सर, मैं वंदना जी से ही जवाब लेता हूं इस बात का, वही बता पाएंगे। वंदना जी। मैं बड़ी हैरान हूँ ओंकार जी की बात को सुनकर। करनी भरनी जो उन्होंने करनी करी थी हरियाणा प्रदेश के साथ, तो जो गुंडा राज चलाया था, जो लूट का राज चला था, और वो आज ये करनी भरने की बात कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है मेरे साथ जो आज लाखों लोग आपके चैनल को देख रहे होंगे वो भी हैरान होके दांतों तले जिसको गुंडा राज बोल रहे हैं, उसकी आपकी पार्टी हमारे साथ में थी। आप ये मत भूलिए। वंदना जी सुनिए, जी आप गुंडा राज की बात करें, गुंडा राज तो आज है। आपके एसडीएम कहते हैं किसानों का सिर फोड़ दो, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं हर एक जिले में 500, 700, 1000 किसान इकट्ठा। ठीक है ओंकार जी, सुन लेते हैं। ओंकार जी वो आपके सवाल का जवाब दे रही हैं, वो अपनी बात पूरी कर लेंगी। गुंडागर्दी तो आपने फैला रखी है। ये तो समय आने पर जनता बताएगी। जनता इस वक्त बेबस है क्योंकि चुनाव में। ओंकार जी उनकी बात पूरी होती है, मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। ओंकार जी, उनका सवाल का जवाब पूरा हो जाता है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। मैम वंदना जी, उनका सवाल ये है कि जिस सरकार की आप बात कर रही हैं उसमें भागीदारी आपकी भी थी, वो इतना कह रहे हैं। ठीक है ओंकार जी, मैं आ जाऊंगा वापस। ओंकार जी मैं आ जाऊंगा वापस सर। ठीक है, मैंने पूछ लिया सर, मैंने दोहरा दिया है, वो जवाब दे रही हैं। मैंने दोहरा दिया आपका सवाल, वो जवाब दे रही है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। वंदना जी रखिए अपनी बात। पानी पिलवाइए इनको। वंदना जी बोलिए। और अभी जो आप यहाँ पर आप इतने लंबी चौड़ी बात कर रहे थे, विनाश की बात कर रहे थे, मैं तो आपकी पूरी बात पानी पीने का वक्त आपका आने वाला है, चिंता न कीजिए। अरे ओंकार सिंह जी, कैसे करके विनाश काले विपरीत बुद्धि आप पर ही आने वाला है। जनता के जरा देश को काम किया वो आपकी बुद्धि बहुत बढ़िया है, आपकी बुद्धि बहुत ठीक है। किसान सेंटर में ले आएंगे, ये खोपड़ी में से जो दिमाग बाहर निकलेगा वापस ले आएंगे किसान।
भैया तो किसान आपको बताएंगे, ये आपको बताएंगे किसान किस मुंह से आप जा रहे हो। आप जाओ तो सही किसानों के साथ, आप घुसो, आप इलाहाबाद का किसी दूसरे गांव में जाके घुसो, किसान आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अरे आपको पुलिस की सुरक्षा के बगैर आपके मंत्री नहीं जा सकते। आप अपने हालात तो देखिए, आपकी करनी भरनी का फल है। आपने जो 3 कृषि बिल लेके आए, उन 3 कृषि बिलों का नतीजा ये, न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हुए आपको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देते? यह चुनाव किसान बनाम सरकार बनेगा, आप चिंता ना कीजिए। आपकी जो घमंड की प्रकाष्ठा है वो नीचे आएगी, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में किसानों पर गाड़ी चलाने वालों, ये आपको पता लगेगा चुनाव के अंदर। अभी तो चुनाव में 3 साल है, इलाहाबाद का चुनाव आपको सबक सिखाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। पानी की बात कर रहे हो, आप पानी पी ओंकार जी, क्या हो गया आपका? ओंकार जी, अब आप ऐसे ही बोलते रहेंगे सर बीच में, तो फिर हम यही समझेंगे ना कि वो प्रचार, तरीका नहीं है, हाँ, ये तरीका नहीं है सर। हम तो फिर यही समझेंगे कि आप लोग जानबूझकर बाधित कर रहे हैं। सर मैं आप दोनों से कह रहा हूं सर, मैं आप दोनों से कह रहा हूं सर, मैं आप दोनों से कह रहा हूं सर, मैं आप दोनों से कह रहा हूं। एक दूसरे की बात को अगर आप ढंग से सुनेंगे तो आप दोनों की बातों को राज्य ढंग से सुन पाएगा। ओंकार जी, वो आप ही का जवाब दे रही हैं, मैं आपके पास आ जाऊंगा उनका काउंटर क्वेश्चन लेकर के। ओंकार जी, सर मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आपको क्या कह रहे हैं कि बोलने के लिए कुछ नहीं है, बोलने आप नहीं दे रहे। अरे चुप रहे। ओंकार जी, उनका जवाब ले लेते हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगा फिर। ठीक है वंदना जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से। जी, मैं आपने एक प्रश्न पूछा केशव उनसे कि जब एक बार रिजाइन कर दिया फिर दोबारा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इसका जवाब ये नहीं दे पाए। लेकिन एक और चैनल पर इनके प्रवक्ता ने कहा कि हमने सोचा था आपसे पूछ के लड़ेंगे हम, सुन लीजिए, आपसे पूछ के लड़ेंगे, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। ओंकार सिंह जी, अरे इनका माइक म्यूट करवाइए प्लीज, म्यूट कराइए। आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे हम, आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। ओंकार जी, मेरा सर्टिफिकेट लेने लायक भी नहीं है आप, सुन लीजिए बात। ओंकार जी सुन लीजिए आपको तरीका नहीं है बोलने का। आपकी बारी में मैं बोली थी और आप बोलने नहीं दूंगी अगर ऐसे करेंगे आप। सुन रहे एक दूसरे की। जी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमें लगा कि विधानसभा में अभय चौटाला जी के अलावा कोई आवाज नहीं उठा सकता, हालांकि कांग्रेस के 31 विधायक है, इसलिए हम दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि जब रिजाइन रियासत ही मान के चल रहे थे कि 31 विधायक जो कांग्रेस के वो आवाज उठाएंगे, यानी कि उन्हीं के पाले में जाकर ये बैठे हुए थे। तो इनके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि जब जिस आंदोलन को लेकर इन्होंने रिजाइन किया था उसके बाद वो आंदोलन भी अभी भी है, मुद्दा भी वहीं पर है, लेकिन फिर से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इलाहाबाद की जनता के साथ जो आपने धोखा किया, विश्वासघात किया, उसका तो जवाब दे दीजिए। कम से कम शोर मचाए जा रहे हैं बिना बात पर, उसका ये तो जनता बता देगी। ठीक है, मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ, मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ, मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ। खुदा ना खास्ता गलती से जीत गए फिर रिजाइन देंगे क्या? यही रह गया इन एंड आउट। ठीक है, मतलब मैं महेंद्र जी के पास आता हूँ, मैं जवाब लूंगा। ओंकार जी, मैं जवाब लूंगा आपसे, मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन मैं महेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। पहले महेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। महेंद्र जी रखिए अपनी बात। महेंद्र जी रखिए अपनी बात। सर्टिफिकेट नहीं रखती हूँ। चलो वो शांत हो गए। चलो के लिए आपके पास आराम से महेंद्र जी रखिए अपनी बात। देखो केशव, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट मैं कर दूं। कल भी आपके चैनल पर मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, जैसा भी वंदना पोपली जी ने भी आज कहा है, मैंने कल और उससे पहले भी इलाहाबाद को लेकर जो चर्चाएं आपके चैनल पर हुई है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस इशू को लेकर अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया वो इशू आज भी ज्यों का त्यों है। इलाहाबाद का ये जो उपचुनाव हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना है, कांग्रेस को जवाब नहीं देना है, जवाब इनेलो को देना है, अभय चौटाला को देना है। और कल जो इनेलो के प्रवक्ता बैठे थे, कह रहे थे कि हम किसान संगठनों ने और ये इलाहाबाद की जनता ने इस्तीफे की कही थी, हमने इस्तीफा दे दिया। इस तरह की चैनल पर आकर झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इलाहाबाद की जनता की इस चुनाव में समझदारी ये देखी जाएगी कि वो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी अभय चौटाला जी से ये सवाल कितने पुरजोर तरीके से करते हैं। ये तो हुई ये बात, ये इशू रहेगा इस चुनाव में ओंकार सिंह जी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे जो ये चुनावी लोकतंत्र है, इसमें ये पहली बार ये इस तरह की चीज निकल के आई है कि कोई विधायक ने जिस बात को लेकर इस्तीफा दिया वो इशू वहीं का वहीं है और वही व्यक्ति उपचुनाव में दोबारा चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है।
तो मैंने कल भी आपके चैनल पर यह कहा था कि इस पर देश की संसद में, विधानसभाओं में, पॉलिटिकल पार्टियों के प्लेटफॉर्म पर इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार के स्तर पर भी चर्चा होनी चाहिए। अब तक हमने ये सुना था कि अगर किसी सांसद के ऊपर, मंत्री के ऊपर, विधायक के ऊपर अगर कोई दूसरे तरीके का चार्ज लगता है तो वो इस्तीफा दे देता है और फिर आरोप मुक्त होकर दोबारा चुनाव लड़ता है। ऐसा ये क्या नाम से लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ हुआ था, उनके ऊपर भी आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया था। मेरे भाई यहाँ कोई सुन लीजिए, सुन लो पहले सुन लो आराम से। अपन कोई बात ही ऐसे कर रहे हैं। अरे बात मेरी सुनिए। अरे सुन, बात का मैं जवाब देता हूँ। अरे ओंकार सिंह जी जवाब देता हूँ, फिर बात कर लेना। अरे बीच बीच में नहीं। ओंकार सिंह जी, मैं राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूँ, आप बीच में मत बोलिए। हम लोग प्रवक्ता नहीं है भैया कि किसी के भी। ठीक है, रखिए सर बात। अरे सुनिए, आप सुनिए आराम से, घबराइए मत, अभी चुनाव है, इतनी जल्दी हड़बड़ाहट मत। घबराने वाले नहीं है, नालों का कार्यकर्ता घबराता नहीं है। अरे भैया, अरे सुन जो है भाई, दिक्कत क्या आ रही है? सुन रहे हो सर, रखिए अपनी बात रखिए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये एलनाबाद के हर मतदाता को आपके प्रत्याशी से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि आपने जिस इशू को लेकर चुनाव दिया वो इशू तो वहां का वही है। मेरे हिसाब से तो आपके प्रत्याशी को लखीमपुर खीरी में होना चाहिए और आप चुनाव लड़ रहे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उससे पहले आनंद जी के पास आता हूं। अब आपका जवाब दूं? ठीक है ओंकार जी, मैं लूंगा जवाब। नहीं, मैं आनंद जी के पास आता हूं। वो बहुत देर से बैठे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं अपनी बारी। मैं आनंद जी के पास आता हूं, आनंद जी के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। फिर आप दूसरे के पास चले जाइए। सर मैं एक बार आनंद जी के पास आ जाता हूं, वो भी अपने कुछ सवाल है जो आपसे पूछेंगे, क्योंकि सवाल आपसे ही पूछे जाने हैं सर, तो उनके भी सवाल एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। आनंद जी रखिए अपनी बात। केशव जी, बीजेपी के और आईएनएलडी के प्रवक्ता जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे थे, एक्चुअल सच्चाई तो यह है कि आईएनएलडी बीजेपी की बी टीम है। हमने विधानसभा के अंदर बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और अभय सिंह चौटाला से हमने रिक्वेस्ट की, चलो आपने त्याग पत्र देना है तो थोड़ा ठहर के दे दें, आज इनके विरुद्ध खड़े होने का समय है और आप इनके विरुद्ध वोटिंग करें। परंतु ऊपर से सेटिंग होने की वजह से अभय सिंह जी ने त्याग पत्र दिया। अगर ये किसान हितैषी थे तो विधानसभा के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करते। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अंदर की मिली भगती, और आप दोनों प्रवक्ता बिना मतलब लड़ रहे हो, कोई इसका कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात, जो बात अभी उठी भी, जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और मुद्दा एज इट इज है। देखो, इस बात को ओंकार जी ठुकराए या कोई और ठुकराए तो ठुकरा नहीं सकते, मुद्दा तो है। बात तो है जिस मुद्दे को लेकर आपने त्याग पत्र दिया वो मुद्दा तो वहीं कमी खड़ा है। और जिस प्रकार से बीजेपी की मैं आज बात करूं, वो किसान हितैषी की बात करते हैं। देखो, किसान 10 महीने से सड़कों पर है और 10 महीनों के अंदर जो है अभी लखीमपुर जो कांड हुआ है, मतलब कहां से किसान हितैषी है? किसान कहता है मेरे को ये कानून नहीं चाहिए, मेरे को ये लाभ नहीं चाहिए, और ये जबरदस्ती लाभ देना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों बड़ौदा का चुनाव हुआ, वंदना पोपली जी बड़ी बोल रही थी जींद के विषय में, क्या रहा वहां पर? आपकी तो सरकार थी, चारों खाने आपको चित किया। यही स्थिति इलाहाबाद के अंदर आपकी रहेगी। आज पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर भाजपा के प्रत्याशी को अपना नॉमिनेशन भरना पड़ा और वो वोट मांगने जाएंगे, हर वक्त पुलिस उनके साथ। मतलब इसका मतलब क्या है कि आज इलाहाबाद की जनता बीजेपी के ठोक के खिलाफ है और 190 बूथ है। 190 बूथ में 166 तो ग्रामीण बूथ है और 24 बूथ शहरी बूथ है। और जब तक शहरी बूथ की बात करूं, आज तक शहरी बूथ पर कांग्रेस जीतती आई है, क्योंकि आज जो व्यापारी वर्ग है वो दाग पे दुखी है बीजेपी से। और जो स्थिति है आज लिख लेना केशव जी, हो सकता है आज मेरी ये बात आपको बुरी लगे, 80% शहरी बूथों पर कांग्रेस पार्टी विजयी रहेगी और विजयी क्या रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। क्योंकि आज व्यापारी वर्ग, जो कमेरा वर्ग, किसी भी जाति का वर्ग की बात करूं या किसी भी व्यापारी वर्ग की बात करूं, आज मंडियां बंद करी थी बीजेपी, मंडियां बंद कर रही है, तो क्या वो मंडी के लोग इनको वोट देंगे? और जो व्यापारी आज जो महंगाई की मार है, कल ही गैस सिलेंडर के, पेट्रोल के, डीजल के जो रेट बढ़ाए,
जिस गति से महंगाई बढ़ती जा रही है, उस गति को देखते हुए कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति बीजेपी को वोट नहीं देगा। पिछले एक अरसे से जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो सभी के सामने है, कोई मेरे बताने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति के अंदर क्या बीजेपी को कोई वोट देगा? मतलब जो स्थिति आज देश की बनी हुई है, आनंद जी ठीक है, आनंद जी सुनिए जा रही है। आनंद जी, आपने लोकदल के बारे में बता दिया कि लोकदल को वोट क्यों नहीं देंगे, बीजेपी के बारे में बता दिया बीजेपी को वोट क्यों नहीं देंगे, अब थोड़ा ये भी बताइए कि कांग्रेस को वोट क्यों देंगे। पिछले 7 साल के अंदर एक भी विकास का कार्य वंदना जी गिना दे जो इलाहाबाद के एरिया में किया। कांग्रेस को और मैंने 10 अभी आपके सामने गिनाया था। सेमेरिया, मैं वही तो मैं बता रहा हूं, आप सुनने की भी तो कोशिश करें। ये सम एरिया है, यहाँ पे सम की सबसे बड़ी समस्या है। जब ये इलाहाबाद और अपने चोपटा एरिया एक था, हमने वहां से सम नाला हमने बनवाया, हमने वहां पे महिला कॉलेज बनवाया, हमने वहां पे अंडरब्रिज बनवाया, हमने वहां पर बस अड्डा बनवाया, हमने वहां पे न्यायपालिका बनवाई। वो तो आपकी सरकारें थी उस समय बनवाया, अभी तो आप विपक्ष में हैं। आप विपक्ष में बैठकर इलाहाबाद को क्या दे सकते हैं? इलाहाबाद की रेलवे लाइन जोड़ने की मंजूरी हमने दी। आनंद जी, इलाहाबाद की जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि अभी आप विपक्ष में बैठकर इलाहाबाद को क्या देंगे? विपक्ष में बैठ के क्यों नहीं दे सकते? जो हम पक्ष में बैठ के दे सकते तो विपक्ष में बैठ के भी दे सकते हैं। इलाहाबाद की जितना पुराने विकास देखिए, जब बीजेपी ने 7 साल में कुछ नहीं किया, आईएनएलडी ने वहां पे कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस के क्या जो विकास किए वो बेकार जाएंगे? आपका क्या मतलब है इस बात से? इसका मतलब तो इस बात से मेरा मतलब ये है कि आपकी बात ताली बजाने के लिए बहुत अच्छी है कि विपक्ष का आदमी दे सकता है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं वंदना जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं आऊंगा। वंदना जी से मैं जवाब लेता हूं। ये कितने दिनों की सरकार है? कितने दिनों? ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी, देखिए आपने पूरा समय लिया 2.5-3 मिनट का। वो कितने दिनों? आनंद जी, आपने 3-3.5 मिनट का पूरा समय लिया है, सभी ने धैर्य के साथ सुना है सर, यही अपेक्षा हमारी भी आपसे। फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। वंदना जी। आनंद जी बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहे हैं। आऊंगा सर, मैं फिर आपके पास आता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमने इतने काम कराए हैं, क्या वो बेकार जाएगा? 2019 में क्या हुआ था जी? आप तो नहीं जीते थे ना वापस। आप कह रहे हैं ना कि बेकार जाएगा, तो 2019 में तो आप इलेक्शन हार कर ही बैठे हैं। और आप इसका मुझे लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी इस तरह का आप बयान दे रहे हैं, तो वो गलत बात है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर ग्रामीण बूथ गिनवाए, आपने शहरी बूथ गिनवाए, आपने बताया कि शहरी बूथ कम है, ग्रामीण बूथ ज्यादा है, और आप कह रहे हैं, आप कारण क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस क्यों जीतेगी? क्योंकि शहरी बूथों पे हमेशा से जीतती आई है। तो ये क्या कोई कारण है जिसको आप कहेंगे कि यहाँ शहरी बूथों पे जीतते आई? और शहरी बूथ आप खुद से बता रहे हैं कि कम है। दूसरी बात, आपने यहाँ पर कृषि बिलों की बात करी, कृषि कानूनों की बात की कि कृषि कानूनों में जो है वो अभी एज इट इज वहीं पर है और किसानों के लिए नहीं सोचा जा रहा। तो मैं ये समझती हूँ कि जो कृषि कानून है वो किसानों के लिए लाए गए थे, आंदोलनकारियों के लिए नहीं लाए गए थे। अगर वो कुछ लोग जो है आप जिनके पीछे छुपे हुए हैं वो सामने आकर बोलते हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दीजिए बिना किसी कारण को बताए हुए, तो उनके कहने में तो सरकार नहीं आएगी, क्योंकि जो असली किसान है वो खुश है और वो खेत में काम करता है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बहुत सारे काम गिनवाए, तो मैं आपको भी बता दूं कि हमने 15 करोड़, मैं इसी बार की बात कर रही हूँ, शहरी क्षेत्र को दिए और 15 करोड़ हमने रूरल और अर्बन दोनों को 15-15 करोड़ करके दिए हैं। इसके अलावा हमने पीएचसी खोलने की बात कर लीजिए, या जलघर बनवाने की बात कर लीजिए, या डिस्ट्रीब्यूटरी का पूरा निर्माण कर लीजिए, अनाज मंडी का विस्तार करवाने वाली बात कर लीजिए, ये नाथू सारी। तो वंदना जी, मतलब क्या वंदना जी क्या आपको ये लगता है कि जो राज्य स्तरीय उपलब्धियां हैं ये स्थानीय मुद्दों पर हावी हो पाएगी और प्रदेश की जनता का वोट ड्रिफ्ट बीजेपी की तरफ कर पाएगी? क्योंकि महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ये सब भी डिसाइडिंग फैक्टर तो होंगे मैम। देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात कर रहे हैं या पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, इसके बात कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी उठाई, लेकिन मैं इतना मानती हूँ कि कोरोना के बाद और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रेट बढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझती है कि थोड़े समय की प्रॉब्लम है, और हमारी जो सरकार है पूर्ण रूप से इसके लिए चिंतित है कि कैसे भी करके इसको ठीक किया जाए। आपने देखा, ठीक है, मतलब आपको ये लगता है कि जनता इन मुद्दों को समझ रही है। ठीक है मैम, ठीक है। ओंकार जी, पहले ओंकार जी, फिर मैं आता हूं महेंद्र जी आपके पास। ओंकार जी, रखिए अपनी बात सर, दीजिए जवाब। केशव जी, मेरी तो बेनती है कम से कम 6-7 मिनट मेरे को बोलने दीजिएगा, क्योंकि मैंने सबके जवाब देने हैं।
आपने मेरे को समय नहीं दिया, मेरी रिक्वेस्ट है। सर मैं समय दे रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा समय मैं नहीं दे पाऊंगा। आप जल्दी जल्दी छोटे छोटे अपने उत्तर दीजिएगा सर, जल्दी से। सबसे पहले तो मैं अपने भाई विश्लेषक की बात का जवाब देना चाहता हूं कि अभय चौटाला मैदान में क्यों आए। अरे भाई, पूरे देश में 4216 एमएलए हैं, किसी और एमएलए में इतनी ताकत है कि एक बार इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़ सके? ये सारे गद्दी से चिपके हुए कीड़े हैं गद्दी के। अब मैं अपने भाई कांग्रेस वाले की जवाब देता हूं। ये किसान हितैषी होने की बात करते हैं। आज जो कृषि बिल किसान झेल रहा है, जिसके दंश के कारण वो आज सड़कों पे बैठा है, उसका मसौदा किसने तैयार किया था? कांग्रेस ने। उस वक्त लागू करना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के जो अध्यक्ष थे आधे नंगे होकर बजा उनका लाठीचार्ज की बात याद है इनको? मोगा के बारे में इनके मुंह में दही जम गया। ये कांग्रेस अगर किसानों के साथ होती, इनके 31 एमएलए हैं, 31 के 31 एमएलए अगर दे देते इस्तीफा, तो क्या बीजेपी अकेले सरकार चलाती? नहीं चलाती, बीजेपी की सरकार गिरती। ये 31 के 31 एमएलए कुर्सी से चिपके हुए हैं। इनका एक भी एमएलए किसी किसान आंदोलन में एक दिन भी जाके बैठा हो तो बता दीजिए। अब मैं बताता हूँ अपनी बहन वंदना पोपली की बात। ओंकार जी आप ये बताइए, नहीं आप पहले ये बताइए कि 31 विधायक, 31 कांग्रेस के विधायक अगर इस्तीफा देते तो भाजपा की सरकार अल्पमत में कैसे आती? पहले एक बार आप ये बताइए, गणित थोड़ा समझाइए। भाई साहब ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र अगर विपक्ष विहीन सरकार चल सकती है तो राजतंत्र बन जाएगा। सर ताली बजाने के लिए राजनीतिक मंचों पर ये बात बोल सकते हैं आप, लेकिन डिबेट में पैनल में जो लोग बैठते हैं सर, वो इतना गणित तो चुनाव का समझते हैं। 31 मैं बताता हूं इन्होंने जो अविश्वास प्रस्ताव लाए, ये बीजेपी से मिलकर लाए ताकि 6 महीने का जीवन दान मिले। अगर 31 एमएलए इस्तीफा देते हैं, दूसरे जो आजाद एमएलए हैं उनका भी इनके साथ बनता। इन्होंने दूसरों का साथ जो खत्म किया, इन्होंने ओंकार जी अब आप दूसरा गणित ले आए। देने की वजह से ओंकार जी अब दूसरा गणित ले आए। बैठे हैं। अगर इन्हें सुनिए केशव जी, अगर इनके नेताओं को अपने आप पर भरोसा है तो इस्तीफा देके लड़ने की हिम्मत रखते हैं दोबारा। ठीक है सर। केशव जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए सर, जल्दी से, लेकिन जल्दी से प्लीज, मैं आता हूँ। केशव जी मेरी बात को पूरी होने दीजिए। ठीक है। ऐसा है, ये चुनाव किसान बिल के ऊपर चुनाव है, किसान बनाम सरकार का चुनाव है। और मेरी बहन जो कह रही ना महंगाई टेम्परेरी के लिए आई, अरे 60 साल तो हो गए, कितने साल चाहिए तुम्हारे को? 70 रुपए वाला पेट्रोल 100 रुपए में 102 रुपए पहुंचा दिया, 400 वाली गैस 1000 रुपए पहुंचा दी, डीजल जो 40 रुपए था आज 90 रुपए हो गया। और कितना विकास चाहते हो आप? आपने देश को बेच दिया है। अगर खुदा आपकी सरकार न गई, आप तो हरेक व्यक्ति को गिरवी रख दोगे। आपकी सरकार से छुटकारा पाने के लिए ठीक है 10 महीने से सड़कों पर है। ठीक है ओंकार जी, आपको किसान शहीद हो चुके हैं। आपने किसी मंत्री ने एक बार भी किसी किसान को श्रद्धांजलि? ठीक है ओंकार जी, ठीक है। नहीं वो गणित में थोड़ा सा उलझे हुए हैं, अभी थोड़ा सा सोच लेते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है ओंकार जी, मैं वापस आता हूं। महेंद्र जी रखिए अपनी बात। ओंकार जी आपसे बिल्कुल करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि हमारे साथ एक महिला भी डिबेट में है, तो हम जो बोल रहे हैं उस भाषा की गरिमा को बनाए रखें। ये भाषा के सम्मान के लिए भी जरूरी है। आप आक्रोश में कैसे शब्द, ऐसी बात नहीं करी। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, आगे बढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, है ना? हम सब शब्द बताइए। ठीक है महेंद्र जी आगे बढ़िए, अपने मुद्दों की बात कीजिए। भाषा की मर्यादा मेरे को सीखनी। ठीक है ओंकार जी, ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं। ओंकार जी, महेंद्र जी आगे बढ़िए। मेरा ये कहना है कि आनंद बयानी जी, एक तो आप ये बताइए कि 10 तारीख से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस में जो ये विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये 10 तारीख से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेके पूरे हरियाणा में निकल रहे हैं। करनाल से उनका है, तो और ये एलनाबाद का उपचुनाव है, तो ये हुड्डा साहब का ये कार्यक्रम जारी रहेगा, ये स्थगित होगा? अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वंदना जी, इस समय केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में भी गठबंधन की सरकार है। मैंने जो अभी इससे पहले जो बात कही थी, आप इसको, हम सब लोग इसको सामान्य रूप से इसको नकार नहीं सकते। ये एक गंभीर विषय है कि इशू वही है, और जिस व्यक्ति ने जिस इशू को लेकर इस्तीफा दिया वो वापस उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने आ गया। कल को ये उपचुनाव होता है, ये उपचुनाव के नतीजे आएंगे निश्चित रूप से, कोई भी इसमें जीत सकता है ना? मान लो ये अभय चौटाला ही जीत जाए और वापस इस्तीफा दे दें,
तो ये क्या नई एक परिस्थिति हमारे लोकतंत्र के सामने, चुनाव के सामने खड़ी हो जाएगी, है ना। और दूसरा ये भी हो सकता है जी, आप जनता को बरगलाने की कोशिश ना करो। अरे मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं दे रहा हूं, आप उसको बरगलाने की कोशिश ना अरे करो। सुनो एक बार, आप राजनीतिक ही बयानबाजी कर रहे हो। लो भाई, हद हो गई। ये राजनेता जो बार बार कहते हैं कि जनता को बरगलाने की कोशिश ना करो। अरे सुन तो लो, जनता को आपने मतलब बिल्कुल निचले तबके का समझा हुआ कि जनता छोटी छोटी बातों को भी नहीं समझेगी। सुन लो एक बार, ऐसा नहीं होता ओंकार जी। हाँ, एक बार सुन लीजिए। अपन ये सबके लिए अच्छा है, आप समझिए उसकी विषय की गंभीरता को, आप समझिए। इस उपचुनाव में कोई भी जीत जाए और उसके मन की बात, यार मैं तो इतने वोटों से जीतना चाहिए, मैं तो कम वोटों से जीत गया, मजा नहीं आया, मैं तो इस्तीफा दे देता हूं, मेरे लिए तो सबों की जमानत जब्त होनी चाहिए। मैं जवाब लेता हूं। एक मिनट। तो इस विषय पर तमाम राजनीतिक दलों को और खासकर वंदना जी आपसे मेरा यह निवेदन है कि इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए संसद के अंदर, विधानसभाओं में, चुनाव आयोग को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और तमाम राजनीतिक जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। यानी कि इस तरह की चीजों की एक समीक्षा होनी चाहिए। महेंद्र जी, जब लोकतंत्र जब आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे फर्स्ट एक्सपीरियंसेस भी आते हैं और शायद जहां तक हमारी जानकारी, देश में पहला ही इस बार ऐसा मौका आया है कि जिस विधायक ने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव से इस्तीफा दिया, वही विधायक उसे मुद्दे पर दोबारा लड़ रहा है। तो वाकई ये रिसर्च का विषय है, कुछ चीजों के लिए समीक्षा का विषय है, लेकिन ये एक अलग बहस का विषय भी है साथ साथ। वंदना जी से मैं जवाब लेता हूं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी। जी महेंद्र जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और ये सबसे पहले इस डिबेट में भी और इससे पहले भी मैं इस प्रश्न को उठा चुकी हूँ, क्योंकि इनका जो मुद्दा लेकर ये चले थे, जिस मुद्दे पर इन्होंने रिजाइन किया था, वो मुद्दा वहीं पर खड़ा है। अभी इन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने गद्दी से चिपके हुए, इस तरह से इन्होंने गद्दी का जो लोभ दिखाया बाकी विधायकों के लिए कि बाकी विधायक जो है वो गद्दी का लोभ है, इसलिए उन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो गद्दी का लोभ आपको नहीं है, तभी तो आप दोबारा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आप जिन कृषि कानूनों के लिए कह रहे हैं, आपने कहा कि हम कृषि कानूनों को झेल रहे हैं। अरे कृषि कानून तो अभी सस्पेंड पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको लागू करने की परमिशन ही नहीं दी, आप कहाँ से झेल रहे हैं? मतलब हवा में जो अगर कोई चल रहा है आंदोलन, तो सस्पेंड पड़े खत्म क्यों नहीं कर देते उनको? अरे क्यों खत्म कर दे, वो तो ऑलरेडी खत्म पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखे, आपको इतना नहीं पता क्या? अगर खत्म पड़े तो झगड़ा किस चीज का? आप अनाउंस क्यों नहीं करते खत्म हो गया? आप बताइए ना, फिर झगड़ा किस चीज का? आप खत्म क्यों नहीं करते? आप बताइए, झगड़ा आप कर रहे हैं, आप रिजाइन कर रहे हैं, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। आप अभी कह रहे हैं झगड़ा हम नहीं कर रहे हैं, किसान आपके सामने खड़ा है, आपको गांव में घुसने तो दे नहीं रहे किसान। स्टैंड क्या है? अरे आप 10 महीने हो गए किसान सड़कों पे है, आपको इतना भी नहीं नजर आ रहा किसान है वो? कभी आप उनको क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कृषि कानून से सस्पेंड पड़े हैं, ये बताइए। अरे आपके ऊपर भरोसा कौन करेगा? आपने तो 15 लाख रुपए देने की बात करी थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी, आपने हवाई जहाज रेलवे बेच दिया, आप बात करते हो ऐसी? अरे उसका जो आप तो ना तो किसान आंदोलनकारियों को जवाब दे पा रहे हैं उनको। झगड़ा क्यों नहीं खत्म करते? क्यों इस समस्या को लंबा लेके जाना चाहते हो? अरे आप 10 महीने हो गए, क्यों नहीं खत्म करते इस समस्या को? सस्पेंड का मतलब क्या है? अगर खत्म करना था तो खत्म कर दो। मैं तो उम्मीद भी नहीं करती आपसे, लेकिन आपकी आदत है बीच में बोलने की, तो आप फिर से मुझे बता दीजिए। ठीक है ये कृषि कानून सस्पेंड पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, और अपना स्टैंड क्लियर करिए। पहले वाला स्टैंड सही था रिजाइन देने वाला, या दोबारा से इलेक्शन लड़कर उसी पोजीशन पे आना? हिमालय का स्टैंड तो स्पष्ट है, किसानों के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और आगे भी खड़ी रहेगी। हमारे स्टैंड में कमी नहीं है, हम बीजेपी की तरह नहीं है बदलने वाले, हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, हम किसान के साथ खड़े हैं। आप धरने में जाकर बैठे हो, क्यों नहीं जाके बैठे? तो रिजाइन कर दे, इसका मतलब आप कृषि कानून अगर वापस भी लोगे तो हम आपसे पूछ के दोबारा लड़ेंगे, आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा मेरे को। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी मर्जी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। जनता की नहीं, अगर इस्तीफा दिया था जनता से पूछ के दिया था, दोबारा चुनाव लड़ रहे तो जनता से पूछ के लड़ रहे हैं। जनता ने उम्मीदवार बनाया, इलाहाबाद की जनता ने। आपके जैसे उधार के उम्मीदवार नहीं है, आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। आपने जो प्रत्याशी लेके आए वो भी दूसरी पार्टी से लेके आए, कांग्रेस दूसरी पार्टी से प्रत्याशी लेके आई। अरे हमें तो पता है, हम ये इलाहाबाद की सीट उस टाइम भी जीते थे जिसका। ठीक है मैम, ठीक है ओंकार जी, वंदना जी, ओंकार जी, वंदना जी, ओंकार जी, ठीक है। मेरा मुझे वाइंड अप भी करना है, सीमित समय है मैम।
मैं एक एक बार सबके पास आऊंगा और सबसे फाइनल कमेंट लूंगा 40-40 सेकंड के लिए। चौहान साहब, आपसे शुरुआत करते हुए फाइनल कमेंट। देखिएगा, हर कैंडिडेट जाएगा, पर मुझे तो ये डाउट हो रहा है, मुझे संभावना इसके मुझे दिखाई दे रही है, जैसे कि भाई इनेलो के भी अपने प्रवक्ता ने बोला कि उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जो मतलब रूलिंग पार्टी है, भाजपा है, ये वो तो वोटर खुद पूछ लेगा कि भाई तुमने रिजाइन दिया था, फिर दोबारा तुम कैसे आ गए हो, तो इसके बाद में जो है उसका तो निर्णय वोटर को ही करना है। पर यह कि अगर भाजपा का जो अपना जो कैंडिडेट है, अगर उसका विरोध होता है, ये होता है, तो इस तरह से तो लोकतंत्र के तो मामला सही नहीं बैठेगा। तो और पुलिस की कस्टडी में कब तक अपना जो है चुनाव प्रचार होगा या कुछ होगा, तो ये है सभी को सोच समझ के, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, उनको आपस में बैठ के, चाहे उसमें इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, आपस में ही करके करना पड़ेगा कि भाई जो सबको पूरा टाइम दिया जाए, पूरा हिसाब से दिया जाए। किसी की बात सुनो, वोटर अपने आप ही डिसाइड कर देगा कैसे ही क्या करना है, कहां जाना है उसको। आनंद जी, जी आनंद यानी जी, जिस प्रकार से महेंद्र जी ने क्वेश्चन किया था कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, जो उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा की थी जब तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। और मैं दूसरी बात आपको एक और भी बता दूं, अगर किसी के घर में शादी अगर है तो ये नहीं कि सारे कारोबार बंद कर दिए जाए, जितनी जहां भी समय की जरूरत होती है। अब कल वो नॉमिनेशन हुड्डा जी भी बुरवाने आ रहे हैं और शेरजा जी भी आ रहे हैं, और जैसे जैसे जरूरत होगी तो हुड्डा जी अपना समय इस हल्के में देंगे। तो ये कुछ ज्यादा पूछने की जरूरत है, कार्यक्रम हर तरीके के चलते रहते हैं, जहां जितनी जरूरत होगी उतना समय हर एक नेता आके यहां पर देगा। दूसरी बात, जैसे वंदना जी बात कर रही थी, वंदना जी मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग गंदी राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं करते, हम किसानों के साथ ठोक कर खड़े हैं, हर मंच पर खड़े हैं। आप जैसे अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे को आगे करके हम राजनीति नहीं करते। बिल्कुल एक नंबर में किसानों की जो मांग है वो एक नंबर में है, कृषि कानून रद्द होने चाहिए। मोदी जी जिद पर अड़े हुए हैं, वो जिनको छोड़नी चाहिए। 10 महीने से किसान सड़क पे बैठे हैं, उनको भी अपने घर जाना देना चाहिए। और तीसरी बात आपको बन्ना जी एक और बात कह रही थी, कहां बेच दिया। अरे कितना कुछ बेच दिया, फिर भी आप पूछे कहां बेच दिया। देश बिक रहा है और आप बंदों की तरह भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ठीक है सर, ठीक है वंदना जी, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। कमी है, ठीक है आनंद जी, ठीक है मैम, ठीक है मैम, ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी, ठीक है महेंद्र जी, महेंद्र जी के बीच में बोलते हैं ताकि दूसरे महेंद्र जी, ठीक है मैम, ठीक है मैं आऊंगा, एक एक सबके पास आऊंगा मैम, सबके पास मैं आऊंगा, इंटरप्शन हो जाएगा, आप लोगों को ही कम समय मिल पाएगा फिर। ठीक है महेंद्र जी। केशव, मैंने तो अपनी बात पहले ही आपको बहुत स्पष्ट कर दी थी कि हम सबके सामने, लोकतंत्र के सामने एक ये नया इश्यू आया है और इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ओंकार जी। केशव जी, मैं बताना चाहता हूं, 11 बार से यहाँ इनेलो प्रत्याशी जीता है, ये हमारा परिवार है। इलाहाबाद एक सीट नहीं, हमारा परिवार है। और ये चुनाव प्रदेश की राजनीतिक दशा और दिशा किस दिशा में जानी चाहिए और इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, दोनों चीजें तय करेगा। इलाहाबाद का चुनाव हम तब भी जीते थे जब हमारी पार्टी और हमारा परिवार टूट गया था। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एकमात्र सीट आई थी, एकमात्र, और वो इलाहाबाद की आई थी। अगर भाई अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था तो इलाहाबाद की जनता से विचार विमर्श करके दिया था। और अब जिस दिन इलाहाबाद के चुनाव में भाई अभय सिंह चौटाला का नाम डिक्लेयर हुआ, हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। आपने देख लिया, ये फैसला जनता का है, अभय चौटाला का नहीं है, ये पार्टी का फैसला नहीं है, ये इलाहाबाद की जनता का फैसला उनको दोबारा उम्मीदवार बनाया। इस पे किंतु परंतु जो करते हैं ना, वो अपनी हार से बुखला रखे हैं और इतनी तगड़ी हार मिलेगी इनको, ये चुनाव देश की राजनीतिक दिशा निर्धारित करेगा। वंदना जी फाइनल कमेंट। वंदना जी, देखिए, तीन बातें बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगी। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम किसी के पीछे छुपकर जो है इस तरह का काम नहीं करते, तो इनके एक लीडर विद्या धनोडा ने कहा था कि किसान आंदोलन के रूप में यही मौका है, शराब बांटो, घी बांटो, लेकिन यही मौका है सत्ता में आने के लिए, तो इनके लीडर का ही क्या था। दूसरी बात, एक प्रश्न उठता है कि बार बार की जिस तरह से विरोध हो रहा है,
तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी नहीं चाहते कि हमारी बात जो है लोगों तक पहुंचे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम सही हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही है, वो नहीं चाहते कि उनकी आवाज पहुंचे, इसलिए अरे भाई नहीं देने वाला। ठीक है सर, आनंद जी ठीक है सर, फाइनल कमेंट है सर, जल्दी से आपकी गलत फहमी है। तो इसमें ये अभी यहाँ पर जो एनएलडी की प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद हमारा परिवार है, तो परिवार को आपने धोखा दिया है, तो माफी मांग कर जाइएगा इलेक्शन में। मेरा सिर्फ आपसे कहना है। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। महेंद्र जी, अशोक जी, वंदना जी, आनंद जी, ओंकार जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए इस चर्चा